गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म्स एंड हैबिट ऑफ एंजियोस्पर्म। इससे पहले वाले चैप्टर में फाइलोजेनी ऑफ एंजियोस्पर्म के इससे पहले वाले चैप्टर में हमने स्टडी किया था द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ द एंजियोस्पर्म, द हिस्टोरिकल टाइम इन विच एंजियोस्पर्म्स ओरिजिनेटेड. So the origin of angiosperms, so basically there are two theories to support this. पहली है द मोनोफाइलेटिक theory and second is the polyphyletic theory. So a fundamental problem that must be dealt with is whether the angiosperms are monophyletic or polyphyletic. Monophyletic मतलब जैसा नेम है, मोनो मतलब वन, phyletic मतलब from only one particular ancestor. इसका मतलब a group consisting of all descendants derived from a single ancestor. मतलब एंजियोस्पर्म सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एंसेस्टर जैसे जिम्नोस्पर्म या टेरिडोफाइट से डिराइव्ड है. सो दैट मीन्स मोनोफाइलेटिक, मीन्स ओनली वन ancestor. Then polyphyletic meaning, poly meaning many and phyletic meaning the ancestor. So the angiosperms are derived from many different ancestors. So a group that does not have a common ancestor is termed as polyphyletic. Due to inadequate fossil records, the question of phyla of the angiosperm still remains unsolved. तो क्योंकि फॉसिल रिकॉर्ड्स इतने एडिक्वेट अमाउंट पे नहीं मिले हैं, तो ये क्वेश्चन जो है अनसॉल्व्ड है कि एंजियोस्पर्म मोनोफाइलेटिक हैं या पॉलीफाइलेटिक. हाउएवर एंजियोस्पर्म्स आर अ नेचुरल ग्रुप एंड कंटेन कैरेक्टर्स विच मेक देम यूनिक फ्रॉम अदर वस्कुलर प्लांट्स. तो लेकिन एंजियोस्पर्म खुद में इतने डिफरेंट या डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं जो कि उनको दूसरे वस्कुलर प्लांट से अलग करते हैं. So the first theory is monophyletic origin. The angiosperms have typically been viewed as monophyletic. So ज़्यादातर authors या phylogenetists ने एंजियोस्पर्म को मोनोफाइलेटिक बताया है. हाउएवर नो डेफिनेट फॉसिल एविडेंस आर अवेलेबल. लेकिन इसके कोई भी फॉसिल एविडेंस जो है वो अवेलेबल नहीं है. दिस व्यू इज बेस्ड ऑन रिमार्केबल कैरेक्टर दैट इज प्रेजेंस ऑफ द क्लोज्ड कपल. अब एंजियोस्पर्म में काफ़ी कैरेक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे उनको मोनोफाइलेटिक बताया गया है. तो ये डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं एंजियोस्पर्म के, दैट इज द क्लोज्ड कार्पल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, 4 microsporangia, uniform staminal structure, characteristic endothelial layer of the anther wall, 8 nucleated embryo sac, double fertilization and formation of a triploid endosperm in एंजियोस्पर्म्स. तो ये जो कुछ कैरेक्टर्स हैं ये टिपिकली एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर है. तो इस हिसाब से ये कहा जा सकता है कि द एंजियोस्पर्म आर मोनोफिलेटिक, मतलब किसी एक ही एंसेस्टर से डिराइव हुए हैं, क्योंकि ये सारे कैरेक्टर्स एंजियोस्पर्म में है और हो सकता है उस पर्टिकुलर एक्सटिंक्ट एंजियोस्पर्म में भी रहे होंगे. Now this theory is supported by Hutchinson in 1959-1973, Cronquist 1981-88, Thorne 1983-92, 2000-2007, Dahlgren 1980-89, Takhtajan 1987-1997, Jude et al 2002-2008, Bremer et al 2003 and Stevens 2008. So ये सारे जो टेक्सोनॉमिस्ट हैं या फाइलोजेनेसिस्ट हैं प्लांट टेक्सोनॉमी के, तो इन सभी ने मोनोफिलेटिक ओरिजिन की थ्योरी को सपोर्ट किया है. उसके अलावा दालग्रीन ने 1989 में ये भी कहा, ही बिलीव्स दैट एंसेस्टर्स ऑफ प्रेजेंट डे एंजियोस्पर्म वाज अ जिम्नोस्पर्मस मेंबर. और इनके हिसाब से जो एंसेस्टर था वो एक जिम्नोस्पर्म था, मतलब एंजियोस्पर्म का जो एंसेस्टर था इट वाज अ जिम्नोस्पर्म. Now the second theory is of polyphyletic origin. Several phylogeneticists including Engler 1892, Klasilov and Muyus have argued that the angiosperms are polyphyletic, that is dicot and monocot originated from different primitive stocks at different times and attained their present status through parallel or convergent evolution. तो इन फाइलोजेनेसिस्ट के हिसाब से जो एंजियोस्पर्म्स में डाइकोट्स और मोनोकॉट्स हैं वो दोनों ही अलग अलग एंसेस्टर्स से डेवलप हुए हैं और दैट ऑल्सो आइदर बाय पैरेलल और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. तो या तो उनके साथ जैसे कि जैसे हुए हैं या फिर कन्वर्जेंट, मतलब एक पर्टिकुलर कैरेक्टर या ट्रेट उनमें रह गया है. सो दैट काइंड ऑफ इवोल्यूशन के बारे में इन फाइलोजेनेसिस ने बोला. नाउ दिस थ्योरी सपोर्टेड बाय द फॉसिल रिकॉर्ड्स. अब इस थ्योरी के फॉसिल रिकॉर्ड्स भी हैं
ऑफ, और वो भी किस एस्पेक्ट में, जैसे द वैरायटी इन पेरियांथ एंड द नेचर ऑफ कार्पल इन बोथ डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। तो फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं पेरियांथ के और कार्पल के, डाइकॉट और मोनोकॉट्स के कंटेक्स्ट में। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स आर पॉलीफाइलेटिक इन ओरिजिन। नाउ प्रिमिटिव ऑर्डर्स ऑफ बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट्स डू नॉट शो एनी क्लोज रिलेशनशिप इन देयर कैरेक्टर। लेकिन जो प्रिमिटिव ऑर्डर्स हैं मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के, वो आपस में कोई भी क्लोज रिलेशन नहीं दिखाते। तो ये एक अनदर एस्पेक्ट है जो शो करता है कि द एंजियोस्पर्म्स आर पॉलीफाइलेटिक। Thus, fossil records suggest that angiosperm as a group. अब इसमें ये है कि एंजियोस्पर्म आर बोथ मोनोफिलेटिक एज वेल एज पॉलीफाइलेटिक। तो ये दोनों कैरेक्टर्स कैसे आ रहे हैं इसमें? फॉसिल रिकॉर्ड सजेस्ट दैट एंजियोस्पर्म एज अ ग्रुप आर मोनोफिलेटिक, क्योंकि एंजियोस्पर्म के जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत स्पेसिफिक है, तो इसीलिए एंजियोस्पर्म एज अ ग्रुप आर मोनोफिलेटिक। सो इन दिस वी आर एक्सक्लूडिंग द जिम्नोस्पर्म, क्योंकि जिम्नोस्पर्म के कुछ कैरेक्टर्स एंजियोस्पर्म से बिल्कुल डिफरेंट हैं। एंड देयर फैमिलीज और ग्रुप्स ऑफ फैमिलीज आर पॉलीफाइलेटिक। तो एंजियोस्पर्म एज अ होल आर मोनोफिलेटिक, लेकिन उनकी जो फैमिलीज हैं और ग्रुप ऑफ फैमिलीज जो हैं दे आर पॉलीफाइलेटिक, मीन्स बिकॉज दे आर शोइंग डिफरेंट ट्रेट्स and hence they are polyphyletic. However, recently phylogenetic analysis using nuclear, mitochondrial and plastid gene sequence have aided in clarifying relationship between the various angiosperm families. तो जो मॉलिक्यूलर एनालिसिस की गई है यूजिंग द न्यूक्लियर माइटोकॉन्ड्रिया एंड द प्लास्टिड जीन, मतलब क्लोरोप्लास्ट का जीन और माइटोकॉन्ड्रिया के जीन से, उसमें द रिलेशनशिप ऑफ द पॉलीफाइलेटिक एस्पेक्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द फैमिलीज एंड ग्रुप ऑफ फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड। सो this particular aspect, that is angiosperm as a group are monophyletic but their families and group of families are polyphyletic. So as such you can say the angiosperm are both monophyletic as well as polyphyletic. Now place of origin of the angiosperms. सबसे पहला जो है, जो साइंटिस्ट जैसे प्रिडिक्ट करते गए कि एंजियोस्पर्म्स कहाँ ओरिजिनेट हुए, तो प्लेस और द क्रैडल ऑफ द ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म, कि वो एक्चुअल में कहाँ ओरिजिनेट हुए होंगे हिस्टोरिकली। तो सबसे पहला व्यू था आर्कटिक रीजन। तो सबसे पहले ये कहा गया कि आर्कटिक रीजन विद साउथवर्ड माइग्रेशन। सो सबसे पहले जो एंजियोस्पर्म्स है वो आर्कटिक रीजन में ओरिजिनेट हुए और उसके बाद में दे मूव्ड साउथ। Then Axelrod in 1970 gave the upland theory of origin in mid uplands at low latitudes. Then Smith in 1970 located the area of Southeast Asia adjacent to Malaysia as the site of angiosperm origin at the time of Gondwana and Laurasia were undergoing initial fragmentation. तो जब पूरा अपनी जो ये सारे कॉन्टिनेंट्स जो आज अलग अलग है, जब ये पूरा एक फॉर्म में था, दैट इज इट वॉज गोंडवाना एंड लोरेशिया, एट दैट टाइम स्मिथ उस टाइम के एस्पेक्ट में स्मिथ ने कहा कि द एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड थे एंड स्पेसिफिकली मलेशिया विच वॉज एडजेसेंट टू मलेशिया एज द साइट ऑफ एंजियोस्पर्म ओरिजिन. देन स्टेबिन्स इन 1974 he said that the angiosperms originated in exposed habitats in the area of seasonal drought. So जिस एरिया में ज़्यादा ड्राउट था या पानी की कमी थी वहाँ पे एंजियोस्पर्म्स डेवलप हुए. Then Takhtajan in 1966-1980 he believed in the neotenous origin of the angiosperm under environmental stress as adaptation to seasonal drought on Rocky Mountain slope in area with monsoon climate. तो इनके हिसाब से जहाँ पे environmental stress सबसे ज़्यादा था और उसको अडेप्ट करते हुए टेकिंग और मतलब ड्राउट या जो ड्राउट जो होता है, मतलब जहाँ पानी की कमी थी जैसे कि रॉकी माउंटेन स्लोप्स और जहाँ पे मॉनसून क्लाइमेट था, तो वहाँ पे एंजियोस्पर्म डेवलपर मीन्स जिस एरिया में ज़्यादा एनवायरमेंटल स्ट्रेस था वहाँ एंजियोस्पर्म्स ओरिजिनेट हुए. देन अकॉर्डिंग टू रिटैलेक and Dilcher in 1981 early angiosperms were probably woody, small-leaved, occurring in the Rift Valley system adjoining Africa and South America. तो इनके हिसाब से उस टाइम के जो अर्ली एंजियोस्पर्म्स थे वो वुडी थे जिनकी बहुत छोटी लीव्स थी और वो अफ्रीका और साउथ अमेरिका में ओरिजिनेट हुए. देन सम एंजियोस्पर्म अडेप्टेड टू द कोस्टल एनवायरनमेंट एंड बिकेम वाइडस्प्रेड फॉलोइंग द सी लेवल्स ड्यूरिंग द अर्ली क्रिटेशियस. और कुछ एंजियोस्पर्म्स जो हैं सिर्फ जो नदी के किनारे, नदी भी नहीं, सी जो ओशन सी उनके किनारे पे वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से अडेप्ट होके अर्ली क्रिटेशियस में वहाँ डेवलप हो गए. देन हिके एंड डॉयल इन 1977 अपचर्च एंड वॉल्फ, हिके एंड टेलर
एंड दे गेव द लो लैंड थ्योरी विद द रोल ऑफ एनवायरमेंटल स्ट्रेस। तो इन्होंने भी एनवायरमेंटल स्ट्रेस वाले एस्पेक्ट को एक्सेप्ट किया और लो लैंड थ्योरी दी, जिसके हिसाब से इन्होंने कहा कि अर्ली एंजियोस्पर्म्स जो हैं दे लिव्ड अलोंग द स्ट्रीम एंड लेक मार्जिन्स एंड द रिवर टेरेसेस। तो इनके हिसाब से लेक्स, रिवर्स, इनकी बाउंड्री पे जो है काफ़ी सारे एंजियोस्पर्म्स डेवलप हुए। देन टेलर एंड हिके 1996 stated that the perennial rhizomatous herbs means उस टाइम में means the early angiosperms for perennial rhizomatous herb, जैसे कि अभी हम कह सकते हैं कि जैसे हल्दी है या जो अरवी है, अदरक है, तो दे आर ऑल rhizomatous herbs। तो उस तरह के perennial rhizomatous herbs थे and they evolved along streams and rivers with high nutrient level and frequent loss of plant cover due to periodic disturbances। तो इन्होंने भी इसी एस्पेक्ट को एक्सेप्ट किया कि जो प्लांट्स थे दे ग्रू अलोंग द स्ट्रीम्स एंड रिवर, जहाँ पे न्यूट्रिएंट लेवल बहुत ज़्यादा था लेकिन वहाँ पे प्लांट का फ्रीक्वेंट लॉस होता था बिकॉज ऑफ द पीरियोडिक डिस्टर्बेंसेस, जैसे कि पानी, बारिश ज़्यादा हो जाए तो पानी ज़्यादा हो जाता है। तो उस तरह से इस तरह से जो प्लांट्स हैं दे डेवलप मोर अलोंग द स्ट्रीम्स एंड द रिवर्स। Now habit of the angiosperms, so that was all with respect to the places of the origin. So we have the Arctic region, then we have Southeast Asia, then we have the areas which were subjected to very high environmental stresses, and Africa and South America. So these form the areas where the angiosperm first developed, originated. Then now we have the habit of angiosperm। तो habit of angiosperm के लिए भी दो theories दी गई हैं। So were the first angiosperm woody trees and shrubs or were they small herbs? Scientific opinion currently favors a woody origin। Scientifically या जो fossils record मिले उसके हिसाब से तो सब कहते हैं, scientists कहते हैं, paleobotanist कहते हैं कि they were all woody in origin। Now angiosperm origins, so there are two hypotheses to explain the origin of angiosperms or the habit of the angiosperm। The first is the paleoherb hypothesis, which suggests that the basal lineages were herbs with rapid life cycle। मतलब जो herbs होते हैं usually they are annuals, so it is written rapid life cycle, मतलब उनकी life cycle बहुत short होती थी, and the paleoherb hypothesis was given for that। Now the second one is with the magnolid hypothesis, which suggests that the basal lineages मतलब जो primitive angiosperms थे they were small trees with slower life cycles। तो जैसे trees धीरे धीरे बढ़ते हैं, similarly so they have a long a big life cycle but it is slow life cycle। So now the first is the woody magnolid hypothesis। So cladistic analysis by Doyle and Donoghue in 1986 favor an early angiosperm with morphology similar to the living members of the magnoliales and the laurels। तो प्रेजेंट डे जो मैग्नोलियल्स ग्रुप है और लॉरेल्स ग्रुप जो है उनका रिजेम्बलेंस जो है अकॉर्डिंग टू डॉयल एंड डोनोग्यू, उन्होंने जो क्लैडिस्टिक एनालिसिस किया दे फेवर की अर्ली एंजियोस्पर्म्स जो हैं इनकी मॉर्फोलॉजी ये मैग्नोलियल्स और लॉरियल्स से मिलती जुलती थी। These groups are small to medium sized trees with long broad leaves and large flowers with indeterminate number perianth parts। क्योंकि और इनके जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स वो ये हैं कि इनकी जो साइज़ हैं दे आर मीडियम साइज ट्रीज, तो ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, इनकी लीव्स काफ़ी ब्रॉड हैं और फ्लावर्स जो हैं दे आर वेरी लार्ज इन साइज। Now this hypothesis is also favored by the molecular studies and so currently is favored by the systematic botanist। तो ये जो study है the woody magnolid hypothesis, it is supported by the molecular studies and is favored by the systematic botanists। Now it suggests that earlier angiosperm were understory trees and shrubs। Now the second theory for the habit of the angiosperm is the paleoherb hypothesis। So the herbaceous origin for the angiosperm supported by Taylor and Hickey 1996 paleobotanists whose cladistic analysis of angiosperm suggests that the basal angiosperm are tropical paleoherbs, a group of flowering plants with uncomplicated flowers and a mix of monocot and dicot features। तो paleoherbs क्या हैं? They are group of flowering plants जिनके flowers बहुत simple हैं और उनके जो traits या जो
features हैं, they are very much similar to both or a mixture of both the monocots and dicot features. It has been suggested that changes in the climate or geography provided opportunities for these early angiosperms to diversify. और जैसे जैसे climate change हुआ, जगह change हुई, तो जो early angiosperms है वो काफ़ी हद तक diversify हो पाए, मतलब adapt हो पाए और उनमें काफ़ी सारे variations develop हुए. ओके अब यहाँ पे ये जो दो डायग्राम्स हैं, दे शो द एक्चुअल क्लैडिस्टिक्स ऑफ द पेलियो हब हाइपोथेसिस एंड द मैग्नोलेट हाइपोथेसिस. सो इन द पेलियो हब हाइपोथेसिस सबसे पहले है कि द पेल हब्स हैव डेवलप्ड followed by the monocots, then the magnols, and then the dicots. While in the magnolid hypothesis, it is that the first of all the magnols develop, then the paleo-herb, then monocots from the pale herbs, and finally the dicots. So dicots are advanced in both, while in here it is the paleo-herb hypothesis, paleo-herbs are primitive, and in magnolid hypothesis the magnols are most primitive. So this is all for today's lecture. So I have covered these topics from again Guru Charan Singh, Plant Systematic Theory and Practice, the page number from 265 to 270. Kindly go through it, and this is all for today's lecture. Thank you. I hope you all have understood it well.